गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम प्रथम प्रश्न पत्र में शक्ति की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। अब शक्ति की अवधारणा समस्त समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। कौटिल्य कौटिल्य ने ऐसा कहा है कि समस्त सांसारिक जीवन है उसका मूल आधार है वह दंड शक्ति है। राजनीति विज्ञान में मानव के सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों में शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रारंभिक काल से लेकर वर्तमान काल तक विद्वानों ने शक्ति के महत्व को स्वीकार किया है। तो आज हमें ये देखना है कि शक्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों की क्या राय है या किस तरह से उसको परिभाषित करने की कोशिश की गई है या क्या उन्होंने अपने विचार रखे हैं। बेकर के अनुसार राजनीति शक्ति से अपृथकनीय है, अर्थात राजनीति को शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। केटलिन के अनुसार राजनीति शक्ति का विज्ञान है। इसके अलावा R.M. मैकाइवर, बायस्टेड, हॉटकिंस, विलियम ए रॉबसन आदि ने शक्ति को महत्वपूर्ण तत्व माना है। अब है शक्ति का अर्थ और व्याख्या। रॉबर्ट बायस्टेड के अनुसार इसकी जो परिभाषा है वह इस प्रकार है: शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि इसका वास्तविक प्रयोग। अर्थात बल प्रयोग की योग्यता को ही शक्ति माना है, इसका वास्तविक प्रयोग मतलब सिर्फ देखने से ही दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो जाए कि ये व्यक्ति शक्ति के उपयोग की योग्यता रखता है तो उसे हम शक्ति कहेंगे बायस्टेड के अनुसार। मैकाइवर के अनुसार शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, नियमित करने या निर्देशित करने की क्षमता है। अर्थात एक व्यक्ति की वह क्षमता जिससे वह दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके, नियमित कर सके और उसे निर्देशित कर सके। तो अगर किसी व्यक्ति में वह क्षमता है तो उससे तात्पर्य शक्ति होने से होगा, अर्थात हमें शक्ति कहेंगे। मार्गेंथो के अनुसार शक्ति का प्रयोग करने वालों तथा उसके बीच जिन पर इसे लागू किया जा रहा है एक मनोवैज्ञानिक संबंध होता है। शक्ति में वह प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है जिसके माध्यम से व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है और उसे बनाए रखा जाता है। तो विद्यार्थियों देखो, मार्गेंथो ने किस तरह से शक्ति को परिभाषित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले अर्थात जो शक्तिधारी है और उनके बीच जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है एक मनोवैज्ञानिक संबंध होता है, मतलब मानसिक रूप से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसमें वो प्रत्येक वस्तु शामिल है जिसके माध्यम से एक जो व्यक्ति का शक्ति है वो दूसरे व्यक्तियों को नियंत्रण कैसे स्थापित कर सकता है और न केवल नियंत्रण स्थापित करेगा बल्कि उसको बनाए कैसे रख सकता है। तो इन दोनों चीजों को हम शक्ति के अंतर्गत मानते हैं मार्गेंथो की परिभाषा के अनुसार। अब है ऑर्गेन्स्की के अनुसार शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता है। तो ऑर्गेन्स्की कहते हैं कि दूसरा कुछ आचरण है उसको अपने लक्ष्यों के अनुसार, अर्थात जो दूसरे व्यक्तियों का आचरण है उसे एक व्यक्ति वो क्या चाहता है उसके अनुरूप अगर प्रभावित कर सकता है तो उसे हम कहेंगे कि ये शक्तिधारी है। इसके अलावा लासवेल, कैप्लोन, हर्बर्ट साइमन ने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजनीतिक शक्ति धारण करने वाले के बीच उच्च व अधीनस्थ संबंध प्रकट होना आवश्यक है। अर्थात शक्तिधारी का उच्च होना जरूरी है और जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है उसका अधीनस्थ होना जरूरी है। दूसरी चीज है राजनीतिक शक्ति का प्रयोग जनता पर होता है और उसे सत्ता का प्रयोग करने वालों की बात माननी पड़ती है। अर्थात जब राजनीतिक शक्ति की हम बात करते हैं तो एक तो शासककर्ता होता है और एक जिन पे शासन किया जा रहा है अर्थात जनता होती है। तो जनता को शासनकर्ता की बात माननी पड़ती है, शक्तिधारी की बात माननी पड़ती है।
तीसरी बात है राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है, न कि भौतिक। अर्थात राजनीतिक शक्ति का प्रयोग मनोवैज्ञानिक आधार पर किया जा सकता है, अर्थात मानसिक रूप से ये प्रभाव डालती है, भौतिक प्रभाव ये नहीं डालती है। अब शक्ति के स्रोत, शक्ति कहाँ से उत्पन्न होती है, शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। शक्ति अनेक स्रोतों से उत्पन्न होकर विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करती है। नेपोलियन, हिटलर, लेनिन, गांधी सब शक्तिशाली थे, लेकिन इनकी शक्ति के स्रोत भिन्न भिन्न थे। तो शक्ति के कौन कौन से स्रोत है, व्यक्ति शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है और कैसे शक्तिशाली बनता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो पहला स्रोत है वह है ज्ञान। शक्ति का प्रथम स्रोत ज्ञान है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को संचालित किया जा सकता है, जैसे नेतृत्व का गुण, सहन शक्ति, अभिव्यक्ति की शक्ति, इच्छा शक्ति। अर्थात एक व्यक्ति जिसके अंतर्गत ज्ञान है वह अन्य विशेषताओं को भी धारण कर सकता है, वह नेतृत्व कर सकता है, उसमें सहन शक्ति होगी अगर उसमें ज्ञान है तो, वह अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, और उसकी इच्छा शक्ति भी मजबूत होगी क्योंकि उसके अंतर्गत ज्ञान है। तो विद्यार्थियों, ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति शक्तिशाली बन सकता है। बिना ज्ञान के शक्ति को अर्जित करना आसान काम नहीं है। दूसरा जो शक्ति का स्रोत है वह है प्राप्तियां। ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है, जबकि प्राप्तियां शक्ति का बाह्य स्रोत है। प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व, व्यक्ति की समाज में स्थिति आदि आती है। इस प्रकार से ये व्यक्ति की आर्थिक शक्ति है, अर्थात जो व्यक्ति जितना साधन संपन्न होगा वह उतना ही शक्तिशाली होगा। तो जो शक्ति का दूसरा स्रोत है जिसके आधार पर लोग अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझते हैं, वो दूसरे स्थान पर आता है, अर्थात आर्थिक शक्ति, धन संपदा, वैभव और प्राप्तियां, जमीन जायदाद, मकान, गाड़ी, घोड़े, बंगले, ये सारी चीजें शक्ति के आर्थिक स्रोत के अंतर्गत आती है। अर्थात जो व्यक्ति जितना ज्यादा आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है वह उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि वह पैसे के बल पर दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। जो तीसरा शक्ति का स्रोत है वह है संगठन। आपने सुना होगा कि संगठन में शक्ति होती है। तो संगठन शक्ति का एक स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत है। विभिन्न इकाइयां आपस में जब संघ बना लेती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, जैसे मजदूर संघ, व्यापारी संघ, छात्र संघ आदि इसी के उदाहरण है। इसलिए संगठन में शक्ति होती है। चौथा जो शक्ति का स्रोत है वह है आकार। आकार को भी शक्ति का स्रोत माना जाता है, अर्थात किसी संगठन का जितना बड़ा आकार होता है वह उतना ही शक्तिशाली होता है। लेकिन कई बार बड़ा संगठन संगठित और व्यवस्थित हो तभी शक्तिशाली होगा, अन्यथा कई बार बड़े संगठन में संतुलन के अभाव में और अव्यवस्था के चलते शक्तिहीन हो सकता है वह, और शक्ति का अभाव उत्पन्न हो सकता है, अस्त व्यस्त हो सकता है, अव्यवस्था हो सकती है। पांचवा जो शक्ति का स्रोत है वह है बल। बल भी शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है, अर्थात बल प्रयोग का भय दिखाकर या धमकी देकर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा प्रेम, निजी आकर्षण, सम्मोहन, विश्वास, भक्ति, आत्मविश्वास, परमार्थ आदि भी शक्ति के स्रोत है। अर्थात कोई व्यक्ति प्रेम के आधार पर दूसरे के व्यवहार को बदल सकता है, कोई निजी आकर्षण अर्थात उसका व्यक्तित्व ही जो उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षित है कि लोग उससे अपने आप प्रभावित होते हैं। सम्मोहन, किसी के प्रति जो सम्मोहन होता है। विश्वास, भक्ति, जैसे ईश्वर हमें शक्ति देता है, भक्ति के आधार पर शक्ति हमको मिलती है। आत्मविश्वास, अगर आत्मविश्वास है तो हम अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं। परमार्थ, कुछ व्यक्ति दूसरों की सेवा करके भी अपने शक्तिशाली बन सकते हैं, अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं या वो शक्ति धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ने देखा कि शक्ति के विभिन्न स्रोत होते हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली बन सकता है या कोई संस्था शक्तिशाली बन सकती है। अब शक्ति के प्रकार। शक्ति के अनेक रूप होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम शक्ति को 3 रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला है शारीरिक शक्ति,
अर्थात किसी देश की सैनिक शक्ति। इसके अंतर्गत स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना और परमाणु शक्ति के प्रमुख है, केंद्र प्रमुख है। प्रत्येक राष्ट्र की शारीरिक अर्थात सैनिक शक्ति उस देश की राजनीतिक शक्ति के अधीन होती है। जब जब राजनीतिक शक्ति दुर्बल होती है तब तब वहां सैनिक क्रांति होती है और सैनिक शक्ति ने अनेक देशों के तख्ता पलटने में भी अहम भूमिका निभाई है। तो किसी भी देश की जो सैनिक ताकत है, सेना की जो ताकत है, उसको हम शारीरिक शक्ति के अंतर्गत, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम मानते हैं। दूसरी प्रकार की जो शक्ति है वह है मनोवैज्ञानिक शक्ति। मानव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले प्रचार साधनों द्वारा मनुष्य की भावनाओं को नियंत्रित करने वाली शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट हथियारों व टैंक मिसाइलों का प्रदर्शन BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका आदि अनेक विदेशी भाषाओं के अखबार अपनी शक्ति का प्रचार करते हैं। इस प्रसारणों का उद्देश्य शत्रु को कमजोर करना, उनके मनोबल को क्षीण करना तथा शत्रु राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न करना होता है। तो मनोवैज्ञानिक शक्ति का मतलब होता है कि एक राष्ट्र अपनी शक्ति का कितना प्रदर्शन करता है जिससे दूसरे राष्ट्र प्रभावित हो या उसकी शक्ति से प्रभावित हो, कमजोर फील करे अपने आप को या अपने आप को ताकतवर फील करे। किसी देश द्वारा अपनी शक्ति का बढ़ चढ़ कर बखान करके दूसरों के सामने प्रदर्शन करके जो दूसरों को प्रभावित करने का कार्य किया जाता है, उसे किसी भी देश की मनोवैज्ञानिक शक्ति हम कह सकते हैं। तीसरी जो शक्ति है वह है आर्थिक शक्ति। कई बार आर्थिक सहायता द्वारा भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या एक देश दूसरे देश पर अपना नियंत्रण या प्रभाव जमा लेता है। उदाहरण के लिए भूटान व नेपाल के अधिकांश व्यापार भारत से होने के कारण भारत पर निर्भर है। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय निगम लैटिन अमेरिकी देशों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। पश्चिमी यूरोप व जापान की अर्थव्यवस्था अमेरिकी प्रभाव में है। अंग्रेज व्यापारी बनकर आए और बाद में भारत के शासक बन गए। ये सभी आर्थिक शक्ति के प्रभाव है, अर्थात धन और मदद के आधार पर, आर्थिक मदद के आधार पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। तो विद्यार्थियों ने देखा कि ये शक्ति के 3 मुख्य प्रकार है। इसके अलावा शक्ति के अन्य प्रकार भी होते हैं, जैसे व्यवहार परिवर्तन के आधार पर दूसरे के व्यवहार को किस तरह से परिवर्तित किया जाता है उसके आधार पर, बल, प्रभुत्व, चातुर्य। मतलब किसी व्यक्ति में बल है, प्रभुत्व है और चातुर्य है तो वह दूसरे के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, परिवर्तन करा सकता है व्यवहार में। औचित्य के आधार पर, तो मैक्स वेबर ने औचित्य के आधार पर 3 प्रकार की शक्ति बताई है, कानूनी, परंपरागत और करिश्मात्मक। कानूनी अर्थात कानून में अगर कुछ लिखा हुआ तो निश्चित रूप से व्यक्ति उससे प्रभावित होगा। परंपराएं जो हमारे समाज को प्रभावित करती है, परंपराओं से अगर ऐसा होता आ रहा है तो व्यक्ति उसको अगर एक्सेप्ट करता है तो उसे हम परंपरागत शक्ति कहेंगे। करिश्मात्मक शक्ति अर्थात एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की बात इस आधार पर मानता है कि वो उसका व्यक्तित्व करिश्मात्मक है तो हम उसे करिश्मात्मक शक्ति कहेंगे। अब रॉबर्ट बायस्टेड के अनुसार दृश्यता के आधार पर 2 तरह की शक्ति होती है, प्रकट और अप्रकट शक्ति। दमन की दृष्टि से दमनात्मक बल और अदमनात्मक अर्थात प्रभाव। तीसरी है औपचारिक और अनौपचारिक और चौथी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ऐसे ही केंद्रीकरण के आधार पर केंद्रित शक्ति व विकेंद्रित शक्ति। केंद्रित शक्ति जहां एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो, विकेंद्रित अर्थात शक्ति का जब बंटवारा कर दिया जाए। क्षेत्रीयता के आधार पर स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय। स्थानीय स्तर की जो शक्ति होती है वह स्थानीय संस्थाओं में होती है, राष्ट्रीय स्तर की जो शक्ति होती है वह राष्ट्रीय संस्थाओं में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जैसे UN वगैरह जो संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को धारण करते हैं। अब है शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धतियां कि किन पद्धतियों से शक्ति प्रयोग में लाई जाती है। समझाना, दूसरे व्यक्ति को समझा के उसके व्यवहार को बदलना, प्रलोभन, लालच या लोभ देकर, दंड, धमकाकर, डराकर, मतभेद पैदा करके, 2 व्यक्तियों में मतभेद पैदा करके एक को अपने पक्ष में कर लेना, बल अर्थात युद्ध का सहारा लेकर के। तो साम दाम दंड भेद जो भारतीय व्यवस्था में हमने देखा, भारतीय कल्चर में हम देखते हैं, तो किसी भी शक्ति के प्रयोग के लिए पद्धतियां अपनाई जाती है।
अब है शक्ति और बल में अंतर। शक्ति और बल को एक समझा जाता है, लेकिन इसमें अंतर है। शक्ति अप्रकट तत्व है, जबकि बल प्रकट तत्व है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि इसका वास्तविक प्रयोग। बल शक्ति का एक प्रकार मात्र है, पूर्ण शक्ति नहीं है। इस अर्थ में शक्ति बल से व्यापक है, अर्थात बल शक्ति का एक तत्व मात्र है और बल प्रयोग की धमकी ही शक्ति है, न कि वास्तविक उसका प्रयोग। अगर शक्ति बल प्रयोग वास्तव में कर लिया गया तो वो बल हो जाएगा, जो शक्ति का एक साधन मात्र है। तो शक्ति व्यापक है, बल भी उसी में निहित है। अब है शक्ति और प्रभाव। शक्ति दमनात्मक होती है, इसके पीछे कठोर भौतिक बल व प्रतिबंध होता है। इस कारण शक्ति को स्वीकार करना पड़ता है, जबकि प्रभाव अनुनयात्मक, स्वेच्छापूर्ण और मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभाव प्रभावित होने वाले व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, अर्थात शक्ति जबरदस्ती किसी पे थोपी जा सकती है, लेकिन प्रभाव प्रभावित होने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है, अर्थात प्रभाव किसी पे तभी डाला जा सकता है जब अगला व्यक्ति प्रभावित होना चाहे या प्रभाव में आना चाहे। इसलिए जो प्रभाव है वह मनोवैज्ञानिक है, अनुनयात्मक और स्वेच्छा पूर्ण है, जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। नंबर 2, शक्ति शक्ति धारक के पास स्वतंत्र तत्व के रूप में होती है, अतः इसका प्रयोग दूसरों की इच्छा के विपरीत भी किया जा सकता है। शक्ति का प्रयोग करते समय दूसरों की इच्छा पूछी जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रभाव व्यक्ति की सहमति पर निर्भर करता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए उसकी सहमति आवश्यक है, अर्थात कोई व्यक्ति आपसे तभी प्रभावित हो सकता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से तभी प्रभावित हो सकता है जब उसकी विचार और विचारधारा से सहमत हो। नंबर 3, शक्ति अप्रजातांत्रिक है, जबकि प्रभाव प्रजातांत्रिक है। शक्ति जो कि थोपी भी जा सकती है, इसलिए इसे हम अप्रजातांत्रिक मानते हैं, जबकि प्रभाव व्यक्ति की सहमति पर और उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए इसे प्रजातांत्रिक माना गया है। नंबर 4, शक्ति को प्रभाव की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रभाव को शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। प्रभाव जमाने के लिए व्यक्ति का व्यवहार, ज्ञान, उसका व्यक्तित्व भी काफी है, लेकिन शक्ति जमाने के लिए या शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रभाव जरूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति प्रभाव में नहीं आएगा तब तक शक्ति को लागू करना और स्थायी रूप से लागू करना संभव नहीं है। विद्यार्थियों, इस तरह से हमने देखा कि शक्ति का क्या अर्थ है और राजनीतिक शक्ति स्पेशली जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसका किस संदर्भ में क्या अर्थ है, उसको किस तरह से विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित करने की कोशिश की गई, किस तरह से शक्ति के विभिन्न जो शक्ति के विभिन्न प्रकार है उसके हमने इसमें अध्ययन किया है। उसके साथ ही हमने शक्ति के स्रोत हमने इसमें देखे और शक्ति को लागू करने के तरीके हमने इसमें देखे, और इसी प्रकार से हमने शक्ति और बल में अंतर, शक्ति और प्रभाव में अंतर का हमने अध्ययन किया। विद्यार्थियों, आपको बहुत ही सावधानी से इसका अध्ययन करना है, समझना है। कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल मेरे से संपर्क कर सकते हैं और आगे भी निरंतर आपकी क्लासें आती रहेगी। आप सावधानी पूर्वक उनका अध्ययन करें और जब भी आप कभी भी महाविद्यालय में आए तो संपर्क करें, उसके बारे में डिस्कस करें और नहीं समझ में आ रहा हो तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।